Okay, hello, good morning to all the medical aspirants. How's it going? All good? आपके घर वाले कैसे हैं? And your study too? All good? Everything going fine? Okay, so today we are going to start our next chapter, and this is going to be the last chapter of class 12th. I'm thinking after this I will start the MCQ series for class 12th or just a neat paper. I am thinking like that कि कुछ series उस तरीके का start करती हूँ. So it will enhance, of course, my knowledge too, and the one who is viewing, but I don't think a lot of them. But yeah, it will be beneficial for me. So I will be working with that. Previous 2 days I hadn't uploaded my video because I was out of town, so I couldn't able to record the video. But yeah, the vacation well spent, very good. So yes, chapter 13. When I was studying, it was chapter 16. There are total 16 chapters back in 2020. ओके, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और कंजर्वेशन क्या होती है, हम इसके बारे में पहले जानते हैं. तो इसमें पूरा वही पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में हमें पढ़ना है. जैसे कि अगर आप गैलेक्सी को देखते हैं, व्हाट इज गैलेक्सी? वेयर आर सोलर सिस्टम बेसिकली प्रेजेंट. तो अगर हम डिस्टेंस गैलेक्सी को देखते हैं जहां पे हमारा प्लैनेट अर्थ, तो सबसे पहले चीज आप क्या देखोगे? अमेज्ड हो जाओगे, और साथ ही साथ आप मोस्ट प्रोबेबली जो इनॉर्मस डाइवर्सिटी जो लाइफ की होगी वहां पे आपको देखने को मिलेगी. जैसे कि आपको प्लैनेट देखने को मिलेंगे, सन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, तो आपकी ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी वहां पे. जैसे कि हर इंसान के लिए क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रिच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लैनेट को शेयर करते हैं, और ना तो वो कभी क्या हो जाते हैं, एस्टोनिश्ड नहीं होते हैं, ना ही एंड इट विल फैसिनेट अस. तो जो भी हमारे प्लैनेट पे जो भी क्या है, जो भी वेराइटीज होते हैं वो एक प्लैनेट को पहले शेयर करते हैं विद ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जो हमारा कॉमन मैन है ना, कि इस मतलब मानना मुश्किल हो कि मोर देन हमारे 220,000 स्पीसीज एंट्स के है, 3 लाख स्पीसीज हमारे बीटल्स के है, 28,000 स्पीसीज हमारे पास फिश के है, एंड नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स प्रेजेंट है. मतलब देयर आर मोर दैन दैट, बिकॉज दैट इजंट haven't explored it. अभी तक एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है, but still there are a lot. Okay, so now ecologist, and who is the father of Indian ecology? You will tell me in the comment box if you will watch. Otherwise, no problem with it. Okay, ecologist and evolutionary biologist. So they are trying to understand the significance of such diversity by asking few important questions like, why are there so many species? Why did such a great diversity exist throughout Earth history? क्या इतना बड़ा जो diversity है, क्या ये throughout the history of our Earth क्या ये था, अभी भी रहेगा, और क्या ये आगे भी ऐसी continued form में रहेगी? How did the diversification come about? How this happened? इतनी बड़ी diverse population क्यों हुई? Why? What was the reason behind it? How and why is this diversity important to the biosphere? And actually, why is this diversity very much important for our biosphere? क्यों जरूरी है इतनी diversity भी होना? Would it function any differently if diversity was much less? क्या अगर इस डाइवर्सिटी में कुछ ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाए तो क्या फंक्शन अफेक्ट हो जाएगी? क्या फंक्शन वैसी ही की वैसी रहेगी या फिर फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगी? ऑफ कोर्स देयर विल बी अ प्रॉब्लम. सो हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? तो इंसानों को कैसे इससे बेनिफिट मिलता है, कि मतलब लाइफ की डाइवर्सिटी से हाउ दे विल गेट दी बेनिफिट? सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट द बायोलॉजिस्ट और जो भी इवोल्यूशनरी आपके बायोलॉजिस्ट होते हैं और इकोलॉजिस्ट होते हैं, इसी क्वेश्चंस पे वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, आगे जाकर किसी पे वर्कआउट करते हैं. एंड इट्स आल्सो अ गुड फिट इफ यू हैव इंटरेस्ट इन नेचर. इफ यू वांट टू स्टडी बॉटनी यू कैन गो फॉर दैट, दैट्स गुड. तो यही सारे कुछ सवाल है कि अगर मान लेते हैं हमारे फूड चेन, या नॉट फूड चेन, फूड वेब से अगर एक भी स्पीसीज का खत्म होता है तो क्या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पे अफेक्ट पड़ेगा? बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ सकता है, बट हाँ मिनिमम देयर विल बी सम ऑप्टिमल लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस इन दी फूड वेब, बट इफेक्ट तो पड़ेगी. क्योंकि इवोल्यूशन के साथ क्या हुआ, जिसका मतलब नेचुरली गेट सेलेक्टेड, द हायर स्पीसीज गेट नेचुरली सेलेक्टेड. तो इवोल्यूशन के दौरान यही हुआ कि जो भी नेचुरल
सिलेक्शन होगी जो भी स्पीसीज क्या थी, बेनिफिशियल फॉर दी, या फिर कह सकते हैं कॉमेंसलिज्म, ये सब जो पॉपुलेशन में इंटरेक्शंस थी उस तरह के इंटरेक्शंस को अगर शो कर रही थी तो हाँ दे ग्रोन अप। सो यस, फर्दर मूव करते, ओके वेट, I always do this. What to do about this? I'm not still that much. I'm not an experienced one. Okay, so that it happens. I will get that definitely. I'm just a beginner. I will definitely do one day. Okay, so जो भी हमारे बायोस्फीयर में जो होती है बहुत डाइवर्सिटी, इमेंस डाइवर्सिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनिटी, जो कि हमारे एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे स्पीसीज लेवल पे, बट हमारे ये सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लेवल पे यूज करते हैं, मतलब अवेलेबल है। जैसे कि हमारे माइक्रोमोलिक्यूल से लेकर के हमारे सेल्स टू बायोम्स तक, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स के सेल के अंदर से लेकर के आपके बायोम्स तक, मतलब बड़ी डाइवर्सिटी तक भी। तो बायोडाइवर्सिटी अगर जो टर्म है ये पॉपुलराइज्ड क्यों है, तो हमारे कुछ सोशियो बायोलॉजिस्ट, जो नाम क्या है उनका, एडवर्ड विल्सन, इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो हमारा कंबाइंड डाइवर्सिटी है हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें क्या क्या थे, मतलब इनका ये कहना है कि बायोडाइवर्सिटी सिर्फ अकेला एक डेफिनेशन नहीं देता। जैसे कि हेल्थ, हेल्थ वाज व्हाट, तीन चीज से मिलकर बनाता है ना, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। वैसे ही बायोडाइवर्सिटी भी क्या है, कुछ टर्म से आपके मिलके बने हुए हैं। सबसे पहली चीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, थर्ड वन है सॉरी सेकंड वन is species diversity and the third one is ecological diversity. So first get through it. तो genetic diversity, तो इसमें क्या होता है, आपके जो भी सिंगल स्पीसीज होते हैं उसमें कुछ हाई डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं जेनेटिक लेवल पे और ओवर इसके आपके डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज तक भी। और जो जेनेटिक वेरिएशन होते हैं ना वो क्यों होते हैं, तो हमारे कुछ मेडिसिनल प्लांट जैसे कि रावोल्फिया, वोमिटोरिया, जो हमारे डिफरेंट हिमालयन रेंजेस पे ये ग्रो करते हैं। बट अगर इनकी पोटेंशियल की बात करें और कंसंट्रेशन एक्टिव केमिकल की बात करें जो किसमें रेसिफाइन पाया जाता है, तो ये प्लांट प्रोड्यूस करती है। और इंडिया में हमारे पास मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस प्रेजेंट है, या फिर 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज भी प्रेजेंट है। तो मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी भी एक काफी बड़ा क्या है, हमारा कंट्रीब्यूशन है बायोडाइवर्सिटी में। तो एक जो सिंगल स्पीसीज होता है उसके पास बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके जेनेटिक लेवल को अगर क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो उसमें आपको हाई डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, बिल्कुल ही मिलेगी। तो इस तरीके से आपके जेनेटिक डाइवर्सिटी रोल प्ले करते हैं। अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें, अब जैसे देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या इंसान आएंगे, सबके जेनेटिक्स क्या है, अलग है, डिफरेंट है, ठीक है, वी कैन कम। और स्पीसीज डाइवर्सिटी पे आप आते हैं तो स्पीसीज में नहीं आएंगे, स्पीसीज होमो सेपियंस एक ही है। ऐसा नहीं है कि सेपियंस अब इरेक्टस बन रहा है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, या फिर आपके सेपियंस हैबिलिस नहीं बन रहा है। हाँ होमो सेम था, जीनस सेम तो थी ना, बट हाँ ऐसा नहीं है कि स्पीसीज वो सेम हो जा रही है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो जो आपकी डाइवर्सिटी होते हैं स्पीसीज लेवल पे, जैसे कि आपके वेस्टर्न जो घास होते हैं इनके पास ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज देखने को मिलता है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घास। तो इसमें डाइवर्सिटीज आपके स्पीसीज लेवल पे भी देखने को मिलता है। तो जो ऑर्गेनिज्म जहां पे क्या होती है इजीली नेचुरली सेलेक्ट हो जाती है, तो वहां पे उसका पॉपुलेशन जो नंबर होता है या फिर पॉपुलेशन इंटरैक्शन ज्यादा होता है। बट हाँ जहां कम हो जाती है तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन भी कम हो जाती है। तो इट वर्क्स लाइक दिस। नाउ वी विल कम टू इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अगर हम बात करें इकोसिस्टम लेवल पे, तो इंडिया जिसमें हमारे क्या डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज, अल्पाइन मेडोज, इनके पास बहुत ज्यादा ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है एज कंपेयर टू हमारे स्कैवेंडियन कंट्री लाइक नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन मतलब आपके जो भी कंट्रीज है जैसे नॉर्वे, नॉर्वे में क्या है, आइसलैंड कंट्री, तो वहां पे आपके इकोसिस्टम में क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ही कम है। बट जहां पे ये सारी चीजें पाई जाती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। Again I did this. How to stop being silly sometimes. I need to. Yeah. No, now, no director. 8 minutes. Yeah, from here. Yes. So it has taken millions of years of evolution. तो बेटा इसको होने में ना कम से कम नहीं में तो साल, मिलियंस ऑफ ईयर मतलब लाखों साल लगे कि ये इवोल्यूशन हो जाए। साथ ही साथ आपके रिच डाइवर्सिटी को नेचर में एक्यूमुलेट करना, उसके साथ साथ जितने भी आपके वेल्थ है
उसको जो लूज हो जाते हैं लेस देन हमारे 2 सेंचुरीज में, उसको क्या करना, प्रेजेंट रेट पे स्पीसीज के लॉसेस को कंटिन्यू रखना है। तो बायोडाइवर्सिटी और इसके कंजर्वेशन जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी एक वाइटल इश्यूज बन चुका है और इंटरनेशनल एक कंसर्न भी है एज मोर एंड पीपल वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द जो कि क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की हमारे सर्वाइवल के लिए और वेलबींग के लिए। सो बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट कि जो भी हमारे स्पीसीज की डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, मतलब अगर इतने स्ट्रेन्स प्रेजेंट है किसी भी चीज का, सो वी नीड दैट, इसे हम एक्सटेंट होने नहीं दे सकते हैं। सो हियर दे वर्क्स, सो हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। तो अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कुछ हमारे पब्लिश रिकॉर्ड है स्पीसीज का जिसमें डिस्क्राइब हुआ और उसमें नेमिंग दी गई। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज है जो कि हमारे पास अभी रिकॉर्डेड है, बट इसमें से ऐसा नहीं है कि आंसर करना है कि कितने स्पीसीज हमारे अर्थ में मिली, तो दे आर नॉट और रिकॉर्डेड इन आर फॉर्मेट, मतलब सब भी हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हमारे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोग IUCN बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा बेटा, गलत नहीं कीजिएगा, वैसे तो ये आना नहीं चाहिए बट हाँ आके टेस्ट सीरीज में पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारे 2004 में, जो टोटल नंबर ऑफ जो प्लांट और एनिमल होते हैं ना स्पीसीज, इनको डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये स्लाइटली क्या होते हैं, मोर देन हमारे 1.5 मिलियन होते हैं। बट हमारे पास कोई इसका कोई क्लियर आइडिया नहीं कि कितने स्पीसीज हमारे अभी भी डिस्कवर्ड करना और डिस्क्राइब करना अभी भी बाकी है। तो एस्टिमेट्स यही बताती है कि बहुत ज्यादा ये वैरी करती है वाइडली, और हमारे कुछ ही हमारे जो है आप क्या कर सकते हो उसको कुछ कुछ गेस किया जा सकता है। तो बहुत सारे हमारे टैक्सोनॉमिक जो ग्रुप्स है, स्पीसीज इन्वेंटरी, ये काफी कंप्लीट हो चुकी है टेम्परेट और ट्रॉपिकल कंट्रीज में, लेकिन हमारे कुछ और लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज जो है अभी भी डिस्कवर करना बाकी है हमारे कुछ ट्रॉपिक्स एरिया में। तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं एक स्टैटिस्टिकल मतलब एक मैथमेटिकल कंपैरिजन बनाते हैं कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल स्पीसीज ऐसे है जो कि रिच है। Again I did this. Oh, what happened to me today? Always there is someone shouting around. Okay. सो यहाँ पे आपकी जो रिचनेस होती है वो क्या कर देती है आपके ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को, जैसे या फिर एक्स्ट्रापोलेट ये कर देती है रेशियो आपके ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, प्लांट्स को, जो कि आपके ग्रॉस एस्टिमेट बता देते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने प्रेजेंट है। मतलब कैलकुलेशन करने का ये इनका तरीका है कि स्टैटिस्टिकल ये क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं आपके टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज के, एंड देन वहां से इन्हें पता चलता है कि अबाउट हमारा जो स्ट्रीम रेंज जो है वो 20 to 50 मिलियन अभी भी है। और अगर देखा जाए तो अगर मोर कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली अगर हम ये क्या करते हैं एस्टिमेट बना ले, रॉबर्ट मे ने बनाया, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी हमारी अबाउट कितनी रह गई है, 7 मिलियन। तो चलिए कुछ और भी देखते हैं। यस, सो हियर आर दिस, हियर वी गो। ओके, तो कुछ हमारे कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमारे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो बेस्ड होती है जो हमारे करेंटली अवेलेबल स्पीसीज होते हैं। मोर देन हमारे 70% जो स्पीसीज होते हैं वो जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो क्या है, हमारे एनिमल्स। सो लुक एट दैट, एनिमल्स कहाँ है, 70% से ज्यादा स्पीसीज आपको किसको रिकॉर्ड किया गया है, एनिमल्स को, जिसमें हमारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, और साथ ही साथ सॉरी प्लांट्स भी हुए थे जिसमें हमारे ये सारे प्लांट्स जो कि हमारे ज्यादा नहीं 22% जो है ये टोटल इतना प्रेजेंट है। इंसेक्ट्स की अगर एनिमल्स में देखें तो इंसेक्ट जो है हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट रिच स्पीसीज माना जाता है, जो कि हमारा टैक्सोनॉमिक ग्रुप में कितना बनाता है, मोर देन 70% ऑफ टोटल, जिसका मतलब है कि अगर 10 जानवर है इस प्लैनेट पे तो 60 क्या होंगे उसमें से, कीड़े मकोड़े होंगे। अगेन तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें इतने नॉर्मल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स को, तो इसके लिए जो भी नंबर, तो इसको हम क्या करते हैं चार्ट के फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स में आपको दिखाया गया है। इंसेक्ट्स देखो हाउ मच है, फिर मोलस्क आते हैं, फिर क्रस्टेशियंस आते हैं और कुछ अदर एनिमल ग्रुप्स भी आते हैं। अगर वर्टिब्रेट्स में अगर आ जाते हैं तो फिशेस हैं सबसे ज्यादा, फिर आपके थोड़े से बर्ड्स ज्यादा हुए, फिर रेप्टाइल्स, देन एम्फीबियंस और मैमल्स अप्रोक्सीमेटली हैं। प्लांट्स में देखोगे तो सबसे ज्यादा आपके क्या है, एनजीओ एनजीओ और फंजाई दोनों ही इक्वलिकल, फिर आपके एल्गी हो गए, फिर लाइकेंस हो गए, देन आपके मॉसेस, फॉन्स और उसके साथ ही जितने भी प्लांट्स आते हैं। तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को मेजर ऑफ टैक्सास को ऐसे ही ग्रुप आउट किया जाता है। तो एक ग्लोबल डाइवर्सिटी को दिखाया जा रहा है बेटा एक प्रोपोर्शनेट नंबर पे आपके स्पीसीज के, और मेजर टैक्सा आपके इसमें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को लिया गया है। सो मूविंग फर्दर,
तो जैसा कि जो जो एस्टिमेट्स है, ये कोई ऐसा गिवन नंबर ऑफ फिगर्स नहीं दे रहा है आपके प्रोकैरियोट्स के। तो बायोलॉजिस्ट जो थे वो अभी भी श्योर नहीं थे कि कितने हमारे प्रोकैरियोटिक स्पीसीज प्रेजेंट होंगे। तो एक प्रॉब्लम थी हमारे कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड में, जो कि हमारा सुटेबल नहीं था माइक्रोबियल स्पीसीज के लिए या फिर बहुत सारे स्पीसीज के लिए, जिसके वो क्या कर सकते हैं सिंपली, जो कि हम कल्चरेबल नहीं हो सकता है लैब कंडीशंस में। तो इसको हमने एक्सेप्ट किया कि जो भी बायोकेमिकल या फिर मॉलिक्यूलर जो क्राइटेरिया है, ये हमारे डिलिनिएटिंग स्पीसीज है इस ग्रुप के लिए, मतलब उसको हम यहाँ पे नहीं शो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी डाइवर्सिटी ऐसा होगी कि शायद वो खुद ही 1 मिलियंस में प्रेजेंट होंगे। तो अगर देखें इंडिया के पास 2.4% हमारा क्या है वर्ल्ड का लैंड एरिया। साथ ही ये शेयर करती है कितने, तो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी में एक बहुत इंप्रेसिव हमारा 8.1% कौन कंट्रीब्यूट करती है, इंडिया करती है। इसलिए हमारे कंट्री को क्या बोला गया है, इट इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नियरली 45,000 स्पीसीज जो होंगे हमारे प्लांट्स के हैं, और इसी का ट्वाइस हमारे एनिमल्स भी रिकॉर्ड हुए हैं इंडिया में, मतलब कह सकते हैं 80 to 90,000 स्पीसीज। So how many living species are actually there waiting to be discovered and named? अब कितना और बाकी है जिसको हमने अभी नेम भी नहीं किया है, डिस्कवर करना बाकी है। तो जैसे कि अगर हम एक्सेप्ट करें मे के, मतलब जो रॉबर्ट मे थे उनके ग्लोबल एस्टिमेट को, तो ओनली हमारा 22% जो स्पीसीज है वो अभी तक रिकॉर्ड हुआ है। दैट मीन्स वी हैव स्टिल लेफ्ट अ लॉट ऑफ स्पीसीज, 78%, isn't it? तो अगर हम इस प्रोपोर्शन को इंडिया की डाइवर्सिटी फिगर्स में लाए, तो देयर में भी ये हमारा मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज और 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। इसमें तो बहुत स्कोप है मैम, क्योंकि इसमें तो इतने सारे एनिमल स्पीसीज है। हाँ बिल्कुल है। तो क्या अब हम इसे कभी भी कंप्लीट कर पाएंगे, जो इन्वेंट्री हमारे बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री उसको देखते हुए? तो हाँ शायद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेन्ड मैन पावर, मतलब एक टैक्सोनॉमिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और एक टाइम की जरूरत होती है जिसमें हम इस जॉब को कंप्लीट कर सके। तो ये जो सिचुएशन होती है समटाइम्स ये होपलेस भी होती है, अगर हमें लार्ज नंबर ऑफ फ्रैक्शन ये स्पीसीज देखने को मिलता है, अगर थ्रेट हो जाए, मतलब स्पीसीज खत्म हो जाए या फिर एक्सटिंक्ट ही हो जाए, खतरा हो किसी स्पीसीज का या फिर उसकी एक्सटेंशन हो, मतलब तो हम डिस्कवर कैसे करेंगे? फॉसिल से कर सकते हैं, बट फॉसिल डेटिंग इज अ वेरी टाइम टेकन प्रोसेस। तो नेचर्स के जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है वो भी क्या हो रहा है, जल रहा है, इवन हम उन्हें कैटलॉग कर पाए उससे पहले ही। सो इट्स नॉट लाइक कि हाँ हम सारे स्पीसीज को डिस्कवर शायद कर पाएंगे। अब देखते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स पे आपकी क्या पैटर्न देखने को मिलती है बायोडाइवर्सिटी की। तो जो आपके बायोडाइवर्सिटी आपके प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, ये कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती है ना, जो पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ इसमें आपको अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे आपके कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है हमें डाइवर्सिटी में, जो कि काफी वेल नोन है, क्योंकि इसके लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट जो हमारे डाइवर्सिटी में है उसके वजह से। अगर जनरली हम बात करें तो स्पीसीज जो डाइवर्सिटी होती है वो कम हो जाती है जैसे ही हम कहाँ जाते हैं, इक्वेटर के टुवर्ड जाते हैं, मतलब फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स दी पोल, मतलब इक्वेटर पे सबसे ज्यादा स्पीसीज होती है और पोल्स पे जैसे ही हम जाते हैं तो स्पीसीज की संख्या क्या हो जाती है, धीरे 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 घटते जाती है। तो कुछ फ्यू एक्सेप्शंस के साथ, जैसे कि ट्रॉपिक लैटिट्यूडनल रेंज की बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, तो यहाँ पे हमारे मोर स्पीसीज होते हैं देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। तो कोलंबिया जो है हमारा लोकेटेड है नियर इक्वेटर, जिसके पास नियरली 1400 स्पीसीज है बर्ड्स के। न्यूयॉर्क जो कि हमारा 41 डिग्री नॉर्थ है, इसके पास 105 स्पीसीज है। एंड ग्रीनलैंड के पास, ग्रीनलैंड हमारा 71 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड, जिसके पास कितना है, ओनली 56 स्पीसीज है। तो इससे, और इंडिया जो है हमारा, इसके पास लैंड एरिया ज्यादा है, तो ट्रॉपिकल एटीट्यूड में इसके पास मोर देन नहीं भी तो 1200 स्पीसीज है बर्ड्स की। तो फॉरेस्ट जो भी हमारे ट्रॉपिकल रीजन में जैसे कि इक्वेटर पे होगा वो 10 टाइम्स ज्यादा स्पीसीज होगा एज कम्पेयर टू, मतलब जो कि हमारे वस्कुलर प्लांट्स, और साथ ही साथ फॉरेस्ट जो होगी एरिया जो होगी वो इक्वल एरिया होगी हमारे टेम्परेट रीजन जैसे कि मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। लार्जली हमारा ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट हमारे साउथ अमेरिका में, और उसके पास भी ग्रेट बायोडाइवर्सिटी है हमारे अर्थ का, और ये होम है मोर देन हमारे 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स फॉर एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, 3,000 species of fish, 1,300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles, and more than 1,25,000 of invertebrates. तो साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट निकाला है रेन फॉरेस्ट जो है ये एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज अभी भी डिस्कवर्ड और उसको नेम करना बाकी है।
That means they have a lot to give, but we are not able to conclude that much. So what is that special about tropics that might account for their greater biological diversity? तो ऐसा क्या स्पेशल चीज है जिसकी वजह से इनके पास इतना ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है? तो जैसे कि हमारे जो इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने प्रपोज किया कुछ हाइपोथेसिस, कुछ इंपॉर्टेंट भी रहे, जैसे कि स्पेसिएशन जो होती है जनरली एक फंक्शन ऑफ टाइम को बताती है हमारे टेम्परेट रीजन्स में, और फ्रिक्वेंटली हमारे ग्लेशिएशन जो भी पास में हो चुकी है। और ट्रॉपिकल जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमारा रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब ही रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स से, और जिसकी वजह से इसमें आपको लॉन्ग इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। अगर हम ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स की बात करें, सबसे पहला बेटा कौन सा था आपका स्पेशिएशन, ठीक है। सेकेंड ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स की बात करें तो जैसे कि अनलाइक हमारे टेम्परेट वंस, ये हमारे लेस सीजनल होते हैं, रिलेटिवली ज्यादा कांस्टेंट होते हैं और प्रिडिक्टेबल होते हैं, और इसमें जो ग्रोथ होती है इन्वायरमेंट में कांस्टेंट ही प्रमोट करते हैं अपने नाइटीज स्पेशलाइजेशन को, और इसमें अच्छा स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन होता है। नेक्स्ट होता है जहां पे हमारे ज्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल होते हैं कुछ टॉपिक्स में, इसमें हमारी हायर प्रोडक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से हमारी कंट्रीब्यूट करते हैं इनडायरेक्टली हमारे ग्रेटर डाइवर्सिटी को। So second is first we have seen about the latitudinal gradients. अब देखते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये कैसे बताएंगे? तो जैसे कि हमारे एक्सटेंसिव और एक्सप्लोरेशन हमारे हुई नॉर्थ साउथ अमेरिका जंगल्स में, तो बहुत सारे हमारे जर्मन नेचुरलिस्ट, साथ ही हमारे ज्योग्राफिकर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक रीजन जो स्पीसीज का होता है ये रिच होता है, इंक्रीज होता है, और ये जैसे जैसे आप क्या करो रीजन को एक्सप्लोर करोगे एरिया को, तो वो और ज्यादा इंक्रीज करेगा, बट एक लिमिट तक ही। तो इनफैक्ट जो हमारे रिलेशन होते हैं स्पीसीज रिचनेस का और एरिया का, एक टैक्सा में जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, बर्ड्स में, बैट्स में और फ्रेश वाटर में, तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व दिखाते हैं। तो इसको अगर लॉग स्केल पे जब इन्होंने मेजर किया तो ये जो रिलेशनशिप थी वो कैसी थी, एक स्ट्रेट लाइन में इसको डिस्क्राइब किया गया किस इक्वेशन से, तो log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। ये रहा एरिया, ये रहा आपके स्पीसीज रिचनेस, ये लॉग लॉग स्केल है और इससे फॉर्मूला निकाला गया। एस मतलब होता है आपके स्पीसीज रिचनेस को बताता है, ए इज फॉर एरिया, जेड जो है आपका स्लोप ऑफ लाइन है जिसको हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, सी इज वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ से इकोलॉजिस्ट जो थे हमारे डिस्कवर किया कि जो वैल्यू ऑफ जो डेड लाइन है वो अरेंज करती है किसके बीच में आएंगी, तो 0.1 से 0.2 के बीच में। मतलब इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन से टेक्सोनॉमिक ग्रुप रीजन है, चाहे ये प्लांट्स होंगे ब्रिटेन में, या फिर बर्ड्स होंगे कैलिफोर्निया में, या फिर मोलस्क होंगे न्यूयॉर्क स्टेट में। तो ये जो स्लोप होगा रिग्रेशन का ये हमारा अमेजिंग है, मतलब ये सिमिलर ही मोस्टली देखने को मिलता है। अगर आप एनालाइज करोगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को किसी एक वेरी लार्ज एरिया में, तो आपको देखने को मिलेगा इंटायर कॉन्टिनेंट जो होंगे आपके काफी अच्छे से कवर अप हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो स्लोप लाइन जो होगी वो ज्यादा स्टीपर देखने को मिलेगा, और जेड वैल्यू जो होता है एक कॉन्टिनेंट का वो कितना चला जाता है 0.6 टू 1.2, जैसे कि एक फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस मतलब फ्रूट ईटिंग जो बर्ड्स होते हैं, और जो मैमल्स होते हैं आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के डिफरेंट कॉन्टिनेंट, जो स्लोप जो इसमें देखने को मिला था वो कितना था 1.15, जो कि हमारा स्टीपर स्लोप इसमें हुआ। लेकिन कैसे? क्योंकि प्लांट्स आपके क्या है ज्यादा है, और उसके जो बर्ड्स है वो भी क्या कर रहा है, फीड आउट कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसके स्लोप को कवर अप किया जाता है। तो ये हमारा बताता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। ओके, फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट क्लास, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। हाँ, ये थोड़ा सा चैप्टर जैसे जेनेटिक्स होता है या फिर ह्यूमन के बारे में होती है, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फील लाइक दिस। हाँ, बट इसमें से आपका कुछ वेटेज तो रहता है ना, सो यस यू हैव टू। और एनसीईआरटी विल बी सफिशिएंट, अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, दैट विल बी इनफ फॉर यू। आपको बेटा उससे ज्यादा अभी देखो, अगर 360 में अगर आप अभी 300 भी ला रहे हो, तो आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से करके जाओगे और साथ ही फिंगर टिप्स बना लो या फिर एमटीजी को बना लोगे, यू विल गेट 350। आप किसी भी मतलब टेस्ट सीरीज को आपने ज्वाइन किया है, अगर आप अच्छे से बना के जाते हो, क्योंकि मैं अभी लाइव देख रही हूँ, जिस जिस बच्चे को मैंने रिकमेंड किया है दे आर गेटिंग दैट, उनको वो मिलती है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हाँ दैट विल बी इनफ। हाँ, अगर उससे ज्यादा आपको मन है तो आप जिसकी नीचे मतलब जहां भी आप पढ़ते हो वहां का मॉड्यूल होता होगा उसको सॉल्व करो, उसके सेट पेपर्स बनाओ। सो आई डोंट थिंक सो दैट विल बी, मतलब इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। ओके, यस, सो ऑल द बेस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ, इफ यू डोंट यू कांट।
Okay, so bye, good luck, all the best, see you in the next lecture.